हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ एलीड हेल्थ साइंसेज के यूट्यूब पेज पे। मैं अनामिका शुक्ला, नर्सिंग ट्यूटर ऑफ बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ एलीड हेल्थ साइंसेज। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में जो भी ऑर्गेन्स आते हैं उनको हम वन बाय वन डील करेंगे, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में और लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गेन्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में जीआई सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसमें हम डील करेंगे इंट्रोडक्शन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की इंट्रोडक्शन क्या होती है? The digestive system describe the alimentary canal, its accessory organ and the digestive processes they undertake। digestive system या फिर जो gastrointestinal system होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल को इंक्लूड किया जाता है एंड एसेसरी ऑर्गन्स को हम इंक्लूड करते हैं। दोनों चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें किस तरह से डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है वो कैरी ऑन होता है, एंड एसेसरी ऑर्गन्स इसके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्टार्ट होती है। तो ओरल कैविटी सबसे फर्स्ट हमारी यहाँ पे आती है। ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद में आता है इसोफेगस, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनएस। ये सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में, जिनको हम वन बाय वन डील करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट द माउथ, पासेस थ्रू द थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड एंड एट द एनएस। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है, और जो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से, ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनएस पे। ठीक है, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस को पास होते हुए हमारे एनएस एरिया में वो जाकर के एंड होती है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इट हैज अ बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट ऑर्गन टू फैसिलिटेट द प्रोसेसेस अकरिंग इन ईच वन। जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस हैं वो सभी इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यहाँ पे कैरी होते हैं। मतलब जो भी प्रोसेस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो परफॉर्म किए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू और उसके मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स के थ्रू। The walls of the alimentary canal contain smooth muscle to mix and propel fluid through its length. Breakdown of food is both mechanical and chemical। जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? फूड का प्रोपल्जन करना एंड मिक्सिंग करना और डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाना। और जो हमारा ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है वो मैकेनिकल एंड केमिकल बोथ प्रोसेसेस के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है यहाँ पे? सबसे फर्स्ट माउथ या फिर ओरल कैविटी। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? फेरिंग्स। नेक्स्ट होता है इसोफेगस। उसके बाद में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम फर्स्ट पार्ट, मिडिल पार्ट जेजुनम एंड लास्ट पार्ट ऑफ इलियम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनएस, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स होते हैं, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन, अब इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो एसेसरी ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट कर प्रोवाइड करते हैं, वो दे बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड बाइलरी ट्रैक्ट, पेनक्रियाज। ओके, इतना समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स होती है उसका मेन फंक्शन होता है मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन ऑफ फूड, जो कि डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो स्ट्रक्चर है, जो वॉल्स होती है, जो लाइनिंग होती है,
वो किस तरह की बनी होती है जिससे वो मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन ऑफ फूड में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो वॉल होती है, आउटर वॉल होती है, जो आउटर लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो होती है शिरोशा और पेरिटोनियम, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी होती है जो लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, मस्कुलारिस। थर्ड होती है सब म्यूकोजल लेयर एंड फोर्थ होती है यहाँ पे म्यूकोजल लेयर। ओके, इतना समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब हम वन बाय वन इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें सिरोसा और पेरिटोनियम लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, पेरिटोनियम इज एन एब्डोमिनल लाइनिंग। जो पेरिटोनियम है मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एब्डोमिनल लाइनिंग, एब्डोमेन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है। तो वहीं पे हम पेरिटोनियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो लेयर होती है एब्डोमेन की, जो आउटर लेयर होती है, उसका नेम क्या होता है, पेरिटोनियम सिरोसा। और जो ये लेयर है पेरिटोनियम इज एन एब्डोमिनल लाइनिंग, ये एब्डोमेन की एक लाइनिंग होती है, आउटर लाइनिंग। ठीक है, Peritoneum has highly vascular and large surface area which make it favorable for peritoneal dialysis. पेरिटोनियम जो लेयर होती है एब्डोमेन की, उसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से जब भी डायलिसिस किया जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस जब परफॉर्म करते हैं हम लोग, तो उसको वो परफॉर्म करने के लिए फेवरेबल होती है, मतलब कि परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है पेरिटोनियल डायलिसिस को परफॉर्म करने के लिए पेरिटोनियम लेयर, क्योंकि इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है। इट इज अ लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन, दोज मेम्ब्रेन who secrete serous fluid। और ये क्या है, ये पेरिटोनियम जो है एक सबसे लार्ज सीरस मेम्ब्रेन भी होती है, जो कि सीरस फ्लूइड को यहाँ पे क्या करती है, फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, सीरस फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है, सिक्रीट करती है सीरस फ्लूइड को। देयर इज टू लेयर ऑफ पेरिटोनियम, आउटर पेराइटल एंड इनर विसरल। ठीक है, जो हमारी पेरिटोनियम लेयर होती है वो टू टाइप्स में डिवाइड होती है। टू लेयर मीन्स टू टाइप्स में डिवाइड होती है। पेरिटोनियम लेयर टू टाइप्स की होती है। आउटर पेरिटोनियम लेयर को हम बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम एंड इनर पेरिटोनियम लेयर को हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, आउटर किस रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, आउटर पेरिटोनियम लेयर जो पेराइटल पेरिटोनियम लेयर होती है वो मेनली पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो इनर पेरिटोनियम लेयर होती है वो यहाँ पे क्या होती है, इन बिटवीन दिस लेयर पेरिटोनियम फ्लूइड प्रेजेंट। ये जो विसरल लेयर होती है वो बेसिकली यहाँ पर विसरल फ्लूइड को फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो हमारी पेरिटोनियम लेयर होती है जो कि टू टाइप्स में डिवाइड होती है, पेराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम, इनके बीच का जो स्पेस होता है पेरिटोनियल स्पेस, वहाँ पे पेरिटोनियल फ्लूइड, विसरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो कि 10 to 20 ml नॉर्मल अमाउंट होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम लेयर मींस आउटर लेयर ऑफ एब्डोमेन या फिर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो आउटर लेयर है पेरिटोनियम, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, तो वो मॉडिफाइड हो जाती है, मतलब कि मॉडिफिकेशन करके कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स बनाती है, जो कि पेरिटोनियम की ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होती हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पेरिटोनियम जो लेयर है उसकी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहली स्ट्रक्चर यहाँ पे जो पेरिटोनियम लेयर मॉडिफिकेशन करके बनाती है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, दैट इज ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है, a large apron-like fold of visceral peritoneum that hang down from the stomach. It help in fat deposition and insulation. Means जो greater omentum होता है वो पेरिटोनियम की एक ऐसा फोल्ड होता है जो क्या होता है, जो हमारा स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर होता है उससे डिसेंड करता है, हैंग करता है, लटका हुआ होता है, और टच किससे करता है, पेनक्रियास से, जो हेल्प करता है फैट डिपोजिशन और इंसुलेशन में। किस तरह से होता है ये, जैसे इस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में स्टमक होता है, तो स्टमक का ये जो, ठीक है, ये इस तरह से स्टमक होता है, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। एंड इधर साइड जो होता है ये होता है लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक। ठीक है, लेजर कर्वेचर।
जो हमारा ग्रेटर मोमेंटम स्ट्रक्चर होती है पेरिटोनियम का जो फोल्ड होता है वो ग्रेटर कर्वेचर से डिसेंड करता है, हैंग करता है। मीन्स ये जो पेरिटोनियम का फोल्ड है ग्रेटर कर्वेचर से एब्डोमेन के डिसेंड करता है, नीचे की तरफ हैंग करता है। और यहीं पे ये टच किससे करता है? पेनक्रियाज से। एक स्ट्रक्चर होती है पेनक्रियाज, उससे टच करता है। तो और जो ये पेनक्रियाज से जब ये टच करता है तो इसका वर्क क्या होता है, ये क्या फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है? ग्रेटर ओमेंटम का काम होता है फैट डिपोजिशन करना एंड इंसुलेशन करवाना ह्यूमन बॉडी में। ओके, समझ में आया? ग्रेटर ओमेंटम क्या है? ग्रेटर ओमेंटम पेरिटोनियम का ही एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन एंड इंसुलेशन के फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट पेरिटोनियम का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर कौन सा होता है? लेजर ओमेंटम। ओके, अब हम देख लेते हैं लेजर ओमेंटम क्या होता है। द डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लीवर टू द लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम हिपैटोडियोडिनल लिगामेंट। ठीक है, लेजर कर्वेचर क्या होता है? लेजर कर्वेचर भी हमारा पेरिटोनियम का एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड होता है जो कि अटैच होता है हमारे लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक के, कनेक्ट होता है और लीवर से एक्सटेंड करता है। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? लीवर से। किस तरह से? जैसे कि ये हमारा जो लीवर होता है वो 2 लोब्स का इस तरह से लीवर होता है और यहाँ पे ये हमारा इस तरह से क्या होता है? स्टमक होता है। और स्टमक का ये लेजर कर्वेचर वाला पार्ट कौन सा है? स्टमक का ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है? लेजर कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, लेजर कर्वेचर कहलाता है। और इसी लेजर कर्वेचर से तो जो हमारा लेजर ओमेंटम स्ट्रक्चर होती है वो लीवर से एक्सटेंड करती है और कहाँ पे? लेजर कर्वेचर से होते हुए लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक पर अटैच होती है। लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक पर जब अटैच होती है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उस प्लेस को हम बोलते हैं हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ठीक है, और साथ ही साथ कहाँ से अटैच होती है? कनेक्ट होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ये क्या होती है? कनेक्ट होती है। जब ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हिपैटोडियोडिनल लिगामेंट। ओके, समझ में आया कि लेजर ओमेंटम क्या होता है, ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है। ग्रेटर ओमेंटम ऐसी स्ट्रक्चर जो स्टमक के ग्रेटर पार्ट से ग्रेटर कर्वेचर से एक्सटेंड करती है नीचे की तरफ, जो कि फैट डिपोजिशन और इंसुलेशन का काम करती है। लेजर कर्वेचर पेरिटोनियम का एक ऐसा फोल्ड, एक ऐसी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड करती है लीवर से और कनेक्ट होती है हमारे लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक के लेजर कर्वेचर के साथ में और फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से अटैच होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या आ गई यहाँ पे, मीजोकॉलिन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होती है हमारे पेरिटोनियम की मॉडिफाइड वो होती है मीजोकॉलिन। मीजोकॉलिन क्या होती है ये देख लेते हैं। इट प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। मीजोकॉलिन भी पेरिटोनियम का एक ऐसा फोल्ड होता है, एक ऐसी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिन की पोस्टीरियर वॉल है उसको कनेक्ट करने का काम करती है, आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं मीजोकॉलिन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है मीजेंट्री। मीजेंट्री भी पेरिटोनियम की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अ फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन दैट अटैच द इंटेस्टाइन टू द एब्डोमिनल वॉल एंड होल्ड इट इन प्लेस। जो हमारी मीजेंट्री होती है, मीजेंट्री भी इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल वॉल के बीच में पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, जो कि इसको एब्डोमिनल वॉल और इंटेस्टाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको होल्ड करके रखने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, फैल्सीपेरम लिगामेंट। फैल्सीपेरम लिगामेंट क्या होता है? द फैल्सीपेरम लिगामेंट इज द थिन सिकल शेप्ड fibrous structure that
connects the anterior part of liver to the ventral wall of the abdomen। ठीक है, फैल्सीपेरम पेरिटोनियम का एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है और ये लास्ट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, फिफ्थ, जो कहाँ से कनेक्ट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ लिवर, लिवर के एंटीरियर पार्ट से कनेक्ट होता है, कहाँ तक, वेंट्रल वॉल ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की जो वेंट्रल वॉल होती है, जो नीचे वाली वॉल होती है, उससे कनेक्ट होता है, और एक्सटेंड कहाँ से करता है, लीवर की एंटीरियर वॉल से, उसे हम क्या कहते हैं, फैल्सीपेरम लिगामेंट बोलते हैं। ये जो हमने 5 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़े, ग्रेटर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम, मीजोकॉलन, मीजेंट्री एंड फैल्सीपेरम लिगामेंट, ये पांचों स्ट्रक्चर हमारे पेरिटोनियम की ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज मस्कुलारिस लेयर। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर हमने पढ़ ली पेरिटोनियम, दैट इज आउटर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारी मस्कुलारिस, मस्कुलारिस लेयर क्या होती है और किस तरह से फॉर्म होती है और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वो पढ़ते हैं हम यहाँ पे। इट्स फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल, इट हैज 2 लेयर्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। ठीक है, तो जो हमारी मस्कुलारिस लेयर होती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की मिडिल लेयर होती है और ये स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। ये भी अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, आउटर एंड इनर। ठीक है, तो आउटर मस्कुलारिस लेयर को होती है लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर मस्कुलारिस लेयर होती है सर्कुलर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर मस्कुलारिस लेयर होती है, उसके बीच में जो स्पेस होता है, उसके बीच में कौन सा प्लेक्सस प्रेजेंट होता है और उसका क्या काम होता है। ठीक है, इन बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर देयर इज मेजेंट्रिक और ऑर्बेज प्लेक्सस प्रेजेंट व्हिच हैज मोटर एक्शन सो रिस्पांसिबल पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, तो जो मस्कुलारिस लेयर है 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, आउटर एंड इनर। आउटर और इनर लेयर, जो इसका लेयर का टाइप्स होता है, उनके बीच में एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है और उस प्लेक्सस जैसे आउटर और, ठीक है, आउटर मस्कुलारिस लेयर और इनर मस्कुलारिस लेयर के बीच में एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है और उस प्लेक्सस को हम क्या बोलते हैं, मीजेंट्रिक या फिर ऑर्बेज प्लेक्सस बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है इस प्लेक्सस का, ये प्लेक्सस क्या करता है हमारी, पहले तो इस प्लेक्सस को दूसरे नाम, कौन से नाम से जानते हैं, पेस मेकर ऑफ जीआईटी, पेस मेकर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के नाम से भी हम मीजेंट्रिक प्लेक्सस या ऑर्बेज प्लेक्सस को जानते हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है जीआई सिस्टम में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को प्रोड्यूस करना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाना। ठीक है, नेक्स्ट नोट हमने कुछ यहाँ पे लिख रखा है नोट के थ्रू, एक्सेप्ट स्टमक ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन हैज 2 लेयर्स, स्टमक हैज 1 एक्स्ट्रा लेयर नोन एज ऑब्लिक। मींस हमने जो यहाँ पे मस्कुलारिस लेयर पढ़ी उसके हमने 2 लेयर्स में टाइप्स पढ़े, आउटर एंड इनर। ये तो सभी बॉडी ऑर्गन में मस्कुलारिस लेयर 2 टाइप की पाई जाती है, लेकिन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक होता है, स्टमक में जो मस्कुलारिस लेयर है उसके 3 टाइप्स पाए जाते हैं। तो थर्ड कौन सा होता है, यहाँ पे थर्ड टाइप होता है ऑब्लिक। कौन सा होता है, ऑब्लिक मस्कुलारिस लेयर का टाइप। ठीक है, नेक्स्ट इतना समझ में आया मस्कुलारिस लेयर तक सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सब म्यूकोजा। ठीक है, अब देखते हैं कि सब म्यूकोजा लेयर क्या होती है और किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, सब म्यूकोजा इट हैज 2 लेयर, सब म्यूकोजा भी अगेन 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, 2 टाइप्स की लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट सुपरफिशियल लेयर एंड सेकेंड डीप लेयर ऑफ सब म्यूकोजा। ओके, तो सुपरफिशियल लेयर क्या होती है, इन दिस लेयर मिजुलर प्लेक्सस और सब म्यूकोजल प्लेक्सस प्रेजेंट, फंक्शन दिस प्लेक्सस रेगुलेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ल्यूमिनल सरफेस, कंट्रोल ग्लैंडुलर सिक्रीशन, अल्टर इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेट लोकल ब्लड फ्लो।
ओके। तो जो सुपरफिशियल सब म्यूकोजल लेयर होती है उसका क्या फंक्शन होता है, उसके अंदर सब म्यूकोजल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मिजनर प्लेक्सस भी बोल सकते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सस को। और वो जो प्लेक्सस है उसका फंक्शन क्या होता है, ये प्लेक्सस, ये जो सुपरफिशियल सब म्यूकोजल लेयर या फिर इसके अंदर जो मिजनर प्लेक्सस होता है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को कंट्रोल करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। और यहाँ पर जो लोकल ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड फ्लो है, उसको भी रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्टेशन अगर अल्टर्ड होता है तो उसको भी रेगुलेट करने का फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डीप लेयर, डीप सब म्यूकोजल लेयर। ओके, तो डीप सब म्यूकोजल लेयर क्या होती है, इन दिस लेयर हेनलेज प्लेक्सस प्रेजेंट। ये जो डीप सब म्यूकोजल लेयर होती है, यहाँ पे जो प्लेक्सस प्रेजेंट होता है वो हेनलेज प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, और इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी फंक्शन यहाँ पे इसका मेंशन नहीं किया है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। फोर्थ वन हमारी कौन सी लेयर आ जाएगी, म्यूकोजल लेयर। ठीक है, तो म्यूकोजल लेयर क्या होती है, इट हैज 3 लेयर्स। अब ये जो म्यूकोजल लेयर है ये 3 लेयर्स में, 3 टाइप्स की लेयर्स में डिवाइड हो जाती है म्यूकोजल लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड लेमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड मस्कुलारिस म्यूकोजा। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी म्यूकोजल लेयर का टाइप्स होता है, उस पे क्या होता है, उस पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, जो कि म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती हैं। और जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन मींस डाइजेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, सेकेंड हमारी म्यूकोजल लेयर का टाइप है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया क्या फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम लेयर जो मींस जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है एपिथेलियम, उसको सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, लेमिना प्रोप्रिया करती है। ओके, थर्ड हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, मस्कुलारिस म्यूकोजा। कि मस्कुलारिस म्यूकोजा का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट। ये जो मस्कुलारिस म्यूकोजा है ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है दोनों तरह की म्यूकोजल लेयर को, म्यूकस मेम्ब्रेन को भी और लेमिना प्रोप्रिया को भी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को और बता रही हूँ यहाँ पे कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इनर म्यूकोजल लेयर होती है, और जो सेकेंड नंबर की हमारी ये यहाँ पर लेमिना प्रोप्रिया है, ये मिडिल म्यूकोजल लेयर है। कौन सी है, मिडिल। ठीक है, मिडिल है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी होती है, इनर म्यूकोजल लेयर होती है। एंड मस्कुलारिस म्यूकोजा जो होती है वो आउटर म्यूकोजल लेयर होती है। ओके, इतना कंफर्म है सबको, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोजल लेयर। अब म्यूकोजल लेयर में मॉडिफिकेशन क्या होता है, मतलब मॉडिफिकेशन होकर के जब म्यूकोजल लेयर मॉडिफिकेशन कर लेती है तो उसके बाद में कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे हमने पेरिटोनियम का मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर पढ़े थे, ग्रेटर ओमेंटम लेजर ओमेंटम, उसी तरह से जो हमारी म्यूकोजल लेयर है वो भी मॉडिफिकेशन होकर के कुछ अलग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है। ठीक है, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि इसमें 2 स्ट्रक्चर बनाती है म्यूकोजल लेयर मॉडिफिकेशन के बाद में। फर्स्ट होता है हमारा राफे और सेकंड होता है बिलाइज। ठीक है, तो राफे क्या होता है, राफे एक फोल्ड होता है जो कि एम्प्टी स्टमक में देखने को मिलता है। मतलब कि जब खाली पेट होता है, जब एम्प्टी स्टमक होता है तो एक फोल्ड बन जाता है लेयर का, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन फोल्ड ऑफ म्यूकोजल लेयर। और जब कोई भी बोलस एंटर करता है तो वो फोल्ड क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, खुल जाता है बोलस एंट्री के टाइम पर, उसे ही हम क्या बोलते थे, राफे। मींस इट इज द लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड इन एम्प्टी स्टमक ओनली अलाउ स्टमक टू एक्सपांड व्हेन अ बोलस एंटर इट। नेक्स्ट हमारा जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है वो बिलाइज होता है। बिलाइज क्या होती है, बिलाइज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है,
It is finger-like circular fold in small intestine which increase the surface area and help in absorption. मीन्स जो बिलाइज होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। और ये भी याद रखना है आपको कि जो बिलाइज होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होती है। मीन्स जो बिलाइज जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, जो किसमें हेल्प करती है, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का भी फंक्शन वहां पे परफॉर्म करती है। ओके, क्लियर है इतना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना, यहाँ पे आगे क्या है देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारी वॉल्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जो लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया, उनके मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी। ब्लड जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें ब्लड सप्लाई किस तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें सीलियक ट्रंक हैज 3 ब्रांचेस। सीलियक ट्रंक के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है, तो उसमें 3 ब्रांचेज होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी ब्रांचेज रिस्पॉन्सिबल होती है वहां पे ब्लड सप्लाई करने के लिए सीलियक ट्रंक में, हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी। ये 3 तरह की आर्टरी मिलकर के सीलियक ट्रंक को ब्लड सप्लाई करती हैं जीआईटी सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लड सप्लाई के फंक्शन को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट यहाँ पे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी इज द सप्लाई टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड प्रॉक्सिमल लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है वो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने का मेनली काम किसका होता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का। और साथ ही साथ ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और किसे ब्लड सप्लाई करती है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मींस फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, होल स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ब्लड सप्लाई करती है। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने का पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इतना ब्लड सप्लाई समझ में आया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, मतलब कि सीलियाक आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई सीलियक ट्रंक के थ्रू होती है, और सीलियक ट्रंक में जो 3 तरह की आर्टरी है वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती हैं लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज और स्टमक के लिए। कौन कौन सी आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी। दूसरे नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए ब्लड सप्लाई कौन करता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और साथ ही साथ ये कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को भी ब्लड सप्लाई करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन को, स्पेसिफिक लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने का काम किसका होता है, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का। ओके, ब्लड सप्लाई यहाँ पे क्लियर है सबको। नर्व सप्लाई ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में किस तरह की नर्व सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व पाथवे फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। 2 तरह से नर्व सप्लाई हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सब फर्स्ट होता है एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे और सेकंड होता है इंट्रिंसिक नर्व पाथवे, जिसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे क्या होता है। एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे में क्या होता है, इट इज कनेक्टेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट हैव 2 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। मींस एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे मतलब बाहर से नर्व सप्लाई किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में कनेक्ट होती है, मतलब कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है
वो मेनली किसको इंक्लूड करता है, उसमें इंक्लूड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उससे किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नर्व सप्लाई को कनेक्ट करता है, तो इसमें इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे बोलेंगे। और स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नर्व्स किस तरह से कनेक्ट होती हैं और किस तरह से नर्व सप्लाई वहां पे कंप्लीट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक नर्व पाथवे के अंदर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे क्या होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें को कनेक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो टू टाइप से यहाँ पे देखने को मिलती है, एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर किस तरह से फंक्शन करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर किस तरह से फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। ओके, दे आर अराइज्ड फ्रॉम thoracolumbar ब्रांच ऑफ स्पाइनल कॉर्ड T2 T1 to L2 एब्डोमिनल विसरा, L1 to L3 पेल्विक विसरा। ओके, तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, थोरैकोलंबार रीजन से स्टार्ट होता है और कनेक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नर्व फाइबर को, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर को, जो कि हमारा जो एब्डोमिनल विसरा से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कनेक्ट होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, T1 to L2 रीजन से। नेक्स्ट हमारा जो पेल्विक विसरा के लिए जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कनेक्ट होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, L1 to L3 रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और कनेक्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पेल्विक विसरा तक। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कॉज मींस, अब जो ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हमने पढ़ लिया कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर क्या होता है, कहाँ से आते हैं, मतलब ये कहाँ से आते हैं, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर आते हैं, जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कनेक्ट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नर्व सप्लाई को के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नर्व सप्लाई के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जो कि हमारे T1 से लेके L2 रीजन से कनेक्ट होता है जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एब्डोमिनल विसरा के लिए, और L1 से L3 से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर पेल्विक विसरा से कनेक्ट होता है। अब ये जो जब स्टिमुलेट होते हैं, मतलब ये फंक्शन किस तरह से करते हैं, अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है वो नर्व सप्लाई तो करते हैं, तो नर्व सप्लाई करते हैं तो क्या काम करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कॉज, मतलब जब सिंपैथेटिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ जीआईटी, डिक्रीज मूवमेंट ऑफ जीआईटी। जब सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, मतलब हमारा जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है, ब्लड जो हमारे जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी सिक्रीशंस हैं उनको क्या कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और दूसरा काम क्या होता है, उसी साथ ही साथ क्या कर देता है, मूवमेंट, मतलब कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, कौन से मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जीआई ट्रैक्ट के होते हैं उसको भी क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। यहाँ तक क्लियर है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर तक सबका? ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। अब हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर किस तरह से कनेक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से और क्या फंक्शन यहाँ पे वो परफॉर्म करता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर दे आर अराइज्ड फ्रॉम वेगस नर्व, ओरिजिन ऑफ वेगस नर्व मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं वो वेगस नर्व क्रेनियल नर्व आप लोगों ने पढ़ी होंगी नर्वस सिस्टम में, जो क्रेनियल जो 10th क्रेनियल नर्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेगस नर्व बोलते हैं, वहां से अराइज होते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर और मेडुला ऑब्लिंगेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल साइन रेगुलेटिंग सेंटर भी बोलते हैं, वहां से अराइज होते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर और डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक
नर्व फाइबर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या करते हैं, व्हेन स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व फाइबर कॉज, मतलब जब भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो क्या होता है, ये जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर वेगस नर्व के ऊपर पाए जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। और जब वो स्टिमुलेट हो जाएंगे वो कनेक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या काम करने लगते हैं यहाँ पे, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ जीआईटी एंड इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ जीआईटी। अब ये क्या कर देंगे, इस जो भी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उनको भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में पाई जाती है उसके बारे में पढ़ा, जो कि एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई का एक पार्ट होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक का काम होता है जो जीआईटी के सिक्रीशंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उनको कम करना, और पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है जो जीआईटी के सिक्रीशंस हैं उनको बढ़ा देना। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक नर्व पाथवे क्या होती है, उसमें किस तरह से नर्व सप्लाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड आ जाएगा इंट्रिंसिक नर्व पाथवे। ओके, इंट्रिंसिक नर्व पाथवे को हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट हैव टू टाइप्स ऑफ प्लेक्सेस। अब यहाँ पे कुछ प्लेक्सेस होते हैं, दो तरह के प्लेक्सेस होते हैं जिनके थ्रू क्या होती है, नर्व सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। ओके, तो फर्स्ट प्लेक्सेस क्या होता है, मिजनर प्लेक्सेस, एंड सेकंड क्या होता है, मीजेंट्रिक प्लेक्सेस, जिसके बारे में हम पहले भी आगे पढ़ चुके हैं। मीजेंट्रिक प्लेक्सेस जिसको हमने क्या बोला था, पेस मेकर ऑफ जीआईटी, पेस मेकर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, तो मिजनर प्लेक्सेस क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ जीआईटी। जो मिजनर प्लेक्सेस होता है वो क्या काम करने के लिए यहाँ पे होता है, ये जीआईटी के जितने भी सिक्रीशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है मिजनर प्लेक्सेस। ठीक है, इस तरह से ये नर्व सप्लाई होती है इंट्रिंसिक नर्व पाथवे में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा मीजेंट्रिक प्लेक्सेस। ठीक है, जिसको हम ऑर्वेज प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं और पेसमेकर ऑफ जीआईटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ जीआईटी। ये क्या करता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो मूवमेंट है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कंसिडर्ड एज सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसके जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एंटेरिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब एंट्रिंसिक नर्व पाथवे भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर अपनी एक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है एक तरह से, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, उसको सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोला जाता है। क्योंकि ब्रेन जो नर्वस सिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर क्या होती है, नर्व सप्लाई पाई जाती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई पाई जाती है। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होने की वजह से उसको हम सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोल सकते हैं। ओके, समझ में आया इतना सबको, नर्वस सप्लाई तक यहाँ तक। ठीक है, अब्डोमिनल क्वाड्रेंट एंड रीजन। ठीक है, एब्डोमेन के कुछ क्वाड्रेंट और रीजन भी हम देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर हमने अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन जो थी वो कंप्लीट की है। इंट्रोडक्शन जो हमारा कि जीआई सिस्टम क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या इंट्रोडक्शन होती है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, दो चीजें इंक्लूड करता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को, वो सब हमने यहाँ पे पढ़े। और जो ब्लड सप्लाई किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, नर्व सप्लाई किस तरह से देखने को मिलती है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, उससे पहले हम एब्डोमेन के रीजन देख लेते हैं कि एब्डोमेन में कौन कौन से रीजन होते हैं, ये भी बेसिक नॉलेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट एंड रीजन, एब्डोमेन में क्वाड्रेंट एंड रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल 9 रीजन होते हैं एब्डोमेन में।
हमारा यहाँ फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो कि एम्बलाइकल रीजन के अराउंड पाया, ऊपर की साइड पाया जाता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, और एम्बलाइकस के नीचे की साइड पाया जाता है हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपो मतलब नीचे और एपी मतलब ऊपर, तो एम्बलाइकल रीजन के ऊपर जो पाया जाएगा वो एपिगैस्ट्रिक रीजन, और जो नीचे पाया जाएगा वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। तो सेकेंड हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, ड्यूडेनम, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब यहाँ पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड कौन सा होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये राइट साइड है ह्यूमन बॉडी का, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। उसके बाद में अम्लाइकल रीजन, अम्लाइकल रीजन के राइट साइड राइट लंबार रीजन एंड इधर लेफ्ट लंबार रीजन। नेक्स्ट हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट इलियक के। इतना समझ में आया यहाँ तक, एब्डोमेन के क्वाड्रेंट एंड रीजन आप लोगों को आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्या अब हम आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जिनके स्ट्रक्चर्स को मैं पहले भी आप लोगों को पॉइंट वाइज बता चुकी हूँ। अब आगे हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, फर्स्ट ऑर्गन जो होता है वो होता है हमारा यहाँ पे माउथ, ठीक है। माउथ जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। और ये किस लिए होता है, ये फर्स्ट एंट्रेंस साइट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जहां से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, एंटर होती है, तो फर्स्ट साइट है हमारे फूड के एंटर होने की और एलिमेंट्री कैनाल के स्टार्ट होने की फर्स्ट साइट होती है हमारी माउथ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि माउथ की एनाटॉमी क्या है, किस तरह से बना होता है, कि कैसा स्ट्रक्चर होता है माउथ का, ठीक है। तो बाउंड्रीज मैंने यहाँ पर बाउंड्रीज के थ्रू आप लोगों को बताया है, माउथ एंड ओरल कैविटी, ओके। तो बाउंड्रीज के थ्रू मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखते हैं बाउंड्रीज। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या था, रूफ। सबसे पहले हम देखेंगे रूफ ऑफ माउथ, मतलब कि माउथ के ऊपर वाली रूफ, छत कौन बनाता है, ऊपर वाला सरफेस किससे बना हुआ होता है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय हार्ड, हार्ड मीन्स यहाँ पर क्या होगा, हार्ड पैलेट होगा, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, हार्ड पैलेट। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड बाय हार्ड पैलेट। जो माउथ की यहाँ पर रूफ होती है वो किससे बनी हुई होती है, हार्ड पैलेट से बनी हुई होती है। कौन सा, पैलेंटाइन एंड मैक्सिला। जो हार्ड पैलेट को बनाने का काम कौन करता है, पैलेंटाइन बोन एंड मैक्सिलरी बोन। जो हमारी मैक्सिलरी बोन होती है और पैलेंटाइन बोन होती है वो हार्ड पैलेट बनाती है, और हार्ड पैलेट क्या बनाता है, माउथ की रूफ बनाता है, रूफ ऑफ माउथ, माउथ का ऊपर वाला सरफेस बनाता है, ठीक है, जो ऊपर हार्ड पैलेट है, ओके। नीचे पैलेट, जो पैलेट होता है वो सेपरेट किस में होता है, आगे जाकर के डिवाइड होता है, सेपरेट होता है, किस में सेपरेट होता है, सेपरेट ओरल एंड नेजल कैविटी। जो पैलेट है ये सेपरेट हो जाता है ओरल कैविटी में और नेजल कैविटी, मतलब जो पैलेट है वो दोनों कैविटी को बनाने का काम करता है। ऊपर देखो, जो माउथ है वो नीचे पाया जाता है और नोज है वो ऊपर पाई जाती है, इसलिए जो बीच में जो हार्ड पैलेट है उसके नीचे माउथ पाया जाता है, तो माउथ की रूफ बनाता है हार्ड पैलेट, और जो हमारी नोज होती है उसकी रूट बनाता है, ठीक है, उसका बेस बनाता है हार्ड पैलेट। तो ये हार्ड पैलेट आगे जाके जब डिवाइड हो जाता है तो ये क्या कौन से स्ट्रक्चर को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों को सेपरेट करता है ये हार्ड पैलेट। समझ में आया, हार्ड पैलेट माउथ का ऊपर वाला सरफेस, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूबुला। यूबुला क्या होता है, ठीक है, अ हैंगिंग स्ट्रक्चर इज इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। यूबुला, यूबुला एक हैंगिंग स्ट्रक्चर, लटका हुआ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ओरल कैविटी के पोस्टीरियर ओरल कैविटी में, मतलब जो हमारी ओरल कैविटी है जहाँ पे हम फूड को फूड एंट्रेंस साइट होती है, जो हमारी ओरल कैविटी उसमें पीछे की साइड एक लटका हुआ हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको हम यूबुला बोलते हैं, ठीक है। वो युगला किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हम यहाँ पे युगला को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं युगला के बारे में। तो युगला क्या करता है, युगला का भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है यहाँ पे, जो क्या होता है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द
नेजोफेरिंक्स। ठीक है, युगला क्या करता है, जो फूड है हमारा उसकी नेजोफेरिंक्स में एंट्री ना हो, फूड नेजोफेरिंक्स में एंटर ना कर जाए, उससे प्रिवेंट करने का काम करता है युगला। क्योंकि नेजोफेरिंक्स का काम क्या होता है, एयर को एंटर करना, फूड को एंटर करना नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड into the nasopharynx। तो ये क्या करता है, नेजोफेरिंक्स में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करने का काम करता है युगला, जो कि पोस्टीरियर ओरल कैविटी में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर के टाइप से पाया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, फ्लोर। फ्लोर, अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लोर ऑफ माउथ क्या होता है। ठीक है, मतलब माउथ का बेस कैसे बना हुआ होता है, फॉर्म्ड बाई टंग। अब आप सभी लोगों को पता है कि जो माउथ का बेस है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो कौन बनाता है, टंग बनाती है। टंग जो होती है वो माउथ से के सबसे नीचे की साइड कौन पाया जाता है, टंग पाया जाता है, तो टंग उसका फ्लोर बनाती है। लेटरल, अब हम देखते हैं कि लेटरल सरफेस कौन बनाता है माउथ का, लेटरल सरफेस किससे बना हुआ होता है, तो सबको पता है चिक्स एंड टीथ। कौन पाया जाता है माउथ के दोनों साइड में, टीथ एंड चिक्स। ओके, और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि बक्कल कैविटी भी हो सकता है। कौन हो सकता है, बक्कल कैविटी भी लेटरल सरफेस ऑफ माउथ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बक्कल कैविटी क्या होती है, जो हमारा लेटरल साइड, जो टीथ होते हैं और जो चिक्स होता है, उसके बीच का जो स्पेस होता है, टीथ और चिक्स के बीच का जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, कैविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो लेटरल बक्कल कैविटी भी पाई जाती है माउथ के, और लेटरल सरफेस बनाने का काम कौन करता है, चिक्स एंड टीथ। नेक्स्ट एंटीरियर, अब आगे वाला एंटीरियर सरफेस बनाने का काम कौन करता है, तो सबको पता है नॉर्मल कौन करता है, लिप्स। ओके, लिप्स और टीथ। टीथ जो हमारे एंटीरियर टीथ हैं एंड जो लिप्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, माउथ का एंटीरियर सरफेस बनाते हैं। जैसे कि मैं बंद किया तो क्या हो गया, इससे एंटीरियर सरफेस बन गया माउथ का। ओके, नेक्स्ट क्या है, पोस्टीरियर, ओपन ऑन द ओरोफेरिंक्स। अब हम देखते हैं जो पोस्टीरियरली माउथ जो है वो कहाँ पे ओपन होती है, मतलब ओरल कैविटी कहाँ ओपन होती है, तो ओरल कैविटी कहाँ तक होती है, ओरोफेरिंक्स तक। ओरल कैविटी ओरोफेरिंक्स पे एंड हो जाती है, वहां पे ओपन हो जाती है, और उसके बाद में फेरिंक्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अपने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में ही फेरिंक्स को भी पढ़ेंगे। इतना क्लियर है सबको। टीथ, ठीक है, टीथ एक एक्सेसरी ऑर्गन है हमारे जीआई ट्रैक का। ठीक है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके जीआई उसके एक्सेसरी ऑर्गन में हमने टीथ के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने माउथ पढ़ा है, तो माउथ के अंदर टीथ भी हमें देखने को मिला है, तो हम टीथ को भी यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो टीथ क्या होता है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टीथ का ये स्ट्रक्चर दे रखा है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपका ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कहाँ पर क्या होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर टीथ किस तरह से बना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे तीन चीजें दिख रही है, रूट, डेंटाइन एंड इनेमल। तो यहाँ पे क्या होता है, रूट, डेंटाइन एंड इनेमल। रूट का मतलब क्या होता है, टीथ का ऐसा पार्ट जो हमको दिखाई नहीं देता है, मतलब कि टीथ, रूट मतलब जड़, तो टीथ की जड़, जो दांत होता है, जो टीथ होता है, उसकी जड़ हमको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है ना, तो वही होता है रूट। यहाँ पे क्या लिखा है, हिडन पार्ट ऑफ टीथ इन गम्स, जो टीथ का ऐसा पार्ट जो गम्स के अंदर हाइड हो जाता है, दिखाई नहीं देता है हमको, हिडन पार्ट होता है, उसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, डेंटाइन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ टीथ, और डेंटाइन टीथ की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल बता देती हूँ कि जैसे इस तरह से हमारा जो टीथ होता है, इस तरह से जो हमारा टीथ होता है, ठीक है, टीथ जो हमारा होता है वो कहाँ पे, गम्स में क्या होता है, धसा हुआ रहता है, अटैच रहता है, कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो जो टीथ होता है, जो टीथ का जितना पार्ट गम्स के अंदर
होता है उसको हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट मीन्स जड़ होती है ये टीथ की। और जो बाहर दिखता है वाइटिश पार्ट, कैसा होता है? वाइटिश पार्ट जो हमको बाहर की तरफ दिखता है, जिनको हम टीथ बोलते हैं, वो होता है क्राउन। क्या बोलते हैं उसको? क्राउन। ठीक है, क्राउन। और जो जहां पर क्राउन और रूट कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं नेक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेक। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि टीथ का जो वाइटिश पार्ट होता है जो हमको दिख रहा है वो क्राउन होता है, जो अंदर की साइड गम्स के अंदर हिडन पार्ट है वो रूट होता है, और इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसको नेक बोलते हैं। तो रूट यहाँ पे समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा है डेंटाइन। ये क्या लिखा है? बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ टीथ। टीथ का जो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो मेन टीथ होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह पाई जाती है, वो बेसिक स्ट्रक्चर कौन बनाता है? डेंटाइन बनाता है। ठीक है, जो आगे डायग्राम में मैं अभी आप लोगों को क्लियर करूंगी। ओके, इनेमल। इनेमल क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी प्रेजेंट ऑन द डेंटाइन पार्ट ऑफ टीथ, मेनली फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट अराउंड 95%। मीन्स जो हमारा इनेमल होता है, जैसे हमने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर टीथ का कौन बनाता है? डेंटाइन बनाता है। अब उसके ऊपर एक कवर भी तो पाया जाएगा, हार्ड कवर, जो हमारे टीथ में हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है, तो वो होता है इनेमल। जो कवर होता है जो हार्ड होता है, जो किसका बना होता है? मेनली कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। 95% उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है, जिसको हम टीथ बोल देते हैं, हार्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। रूट मतलब कि जो हिडन पार्ट होता है टीथ का उसको रूट बोलते हैं। डेंटाइन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो टीथ होता है, जहाँ से जो बेसिक स्ट्रक्चर बना देता है, टीथ के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है, डेंटाइन। इनेमल जो उसके ऊपर हार्ड कवर पाया जाता है उसको इनेमल कहते हैं, जो कैल्शियम और फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ठीक, तो इसके आगे अब हम पढ़ेंगे सीमेंटम। सीमेंटम क्या होता है? तो सबसे पहले मैं पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि सीमेंटम क्या होता है। सीमेंटम मीन्स समझ लीजिए आप एक तरीके से ग्लू। ग्लू मतलब कि किसी चीज को चिपकाने के लिए आपको गम या ग्लू की जरूरत होती है, उसी तरह से जो कनेक्ट करता है गम्स को, किससे कनेक्ट करता है? टीथ से। उसके बीच में जो स्ट्रक्चर जो टिश्यूज होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं गम्स और टीथ को, उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो उसी ग्लू को एक तरीके से हम सीमेंटम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इट इज अ बोन लाइक मिनरलाइज्ड टिश्यू लाइनिंग द डेंटाइन of these root that protects the root and also serve as an attachment of surface। ये क्या करता है? surfaces को अटैच करने के लिए हेल्प करता है सीमेंटम। ठीक है, अब पल्प। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम पल्प। कैविटी इन टीथ मीन्स जो टीथ की हर ऑर्गन में कोई ना कोई कैविटी होती है, तो उसी तरह से टीथ में भी कैविटी होती है। तो टीथ की जो कैविटी होती है उसका नाम क्या होता है? पल्प कैविटी। ठीक है, तो टीथ के बीच में जो कैविटी पाई जाती है वो कौन सी कैविटी होती है? पल्प कैविटी। ओके, नेक्स्ट हमारा एपाइकल फोरामेन। एपाइकल फोरामेन क्या है? एक ऐसी स्ट्रक्चर जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई टीथ के अंदर कराती है। अब भाई टीथ को भी जिंदा रहने के लिए, एक तरीके से काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए और नर्व सप्लाई चाहिए, तो वो कौन करता है? एपाइकल फोरामेन के थ्रू होती है वहां पर। ठीक है, a hole in teeth form which blood and nerve supply enter into the teeth। ठीक है, जो एपाइकल फोरामेन क्या है? एक होल, टीथ के बीच में जो होल होता है, जो पल्प कैविटी होती है, वहां पर एपाइकल फोरामेन ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई टीथ के अंदर वहीं से कंप्लीट कराने का काम करता है। मतलब कि उस होल के थ्रू ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई पहुंचाने का काम करता है टीथ। ठीक है, नेक्स्ट गम। गम सब क्या होते हैं? द टिश्यू ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ दैट सराउंड द बेस ऑफ द टीथ आल्सो कॉल्ड जिंजीवा। अब आप लोगों को पता ही है कि गम्स क्या होते हैं, जिनसे टीथ अटैच रहता है। ठीक है, इसको हम जिंजीवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारे अपर जॉ में भी पाए जाते हैं और लोअर जॉ के टीथ को स्टेबल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि नीचे क्या होता है? मैंडिबल होता है और ऊपर वाला मैक्सिला होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सबको टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। टाइप्स ऑफ टीथ। अब टाइप्स ऑफ टीथ पे चलने से पहले मैं पहले तुम लोगों को वो डायग्राम क्लियर कर देती हूँ जो हमने टीथ का डायग्राम पढ़ा था, आगे देखा था। ठीक है,
तो देख लेते हैं हम डायग्राम में किस तरह से बताया गया। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि जो व्हाइटिश पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राउन, दैट इज क्राउन, ठीक है। फिर जो हिडन पार्ट होता है, जो मसूड़े में, गम्स में मतलब कि धसा हुआ होता है, हिडन पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रूट, ठीक है, रूट है यहाँ, ये यहाँ पे। और ये जो व्हाइटिश पार्ट और हिडन पार्ट के बीच का जो जंक्शन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जंक्शन को नेक ऑफ टीथ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम इनेमल। इनेमल मतलब कि इनेमल से पहले आप डेंटाइन देख लीजिए। जो मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ की बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम कौन करता है, डेंटाइन। ये क्या पे था, जैसे ये डेंटाइन है, एक सेकेंड, ठीक है, ये डेंटाइन है, ये टीथ की बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है, डेंटाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कवर पाया जाता है, जो कैल्शियम और फॉस्फेट का बना हुआ हार्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और गम्स को जिंजिवा कहते हैं। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पल्प कैविटी मतलब कि टीथ के बीच की कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो जो कैविटी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डेंटाइन के नीचे प्रेजेंट होती है टीथ की कैविटी, जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। और इसी पल्प कैविटी के में जो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई है वो आती है, और टीथ क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई उनको मिल पाती है। तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई टीथ तक मिले, उसका काम कौन करता है, एपाइकल फोरामेन करता है, ठीक है। ये एपाइकल फोरामेन है, इस तरह से ये ब्लड सप्लाई और, ठीक है, ये ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई करने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में बोन है ये यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में रूट कैनाल है। ये सब पूरा डायग्राम है टीथ का, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें क्या है, 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ जो होते हैं हमारे 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार, ठीक है। तो उसमें जो इंसीजर और कैनाइन 2 तरह के जो टीथ होते हैं, उनका काम क्या होता है, कटिंग एंड वाइटिंग, मतलब कि कटिंग एंड वाइटिंग का, जो आगे वाले टीथ है और जो साइड वाले टीथ है, वो क्या काम करते हैं, किसी भी चीज को काटने का, कटिंग का एंड वाइटिंग का काम करते हैं। उसके बाद में जो प्री मोलार एंड मोलार, मतलब कि जो हमारे पीछे वाले टीथ होते हैं, प्री मोलार और मोलार टीथ उनको बोलते हैं। उनका क्या काम होता है, उनका मेन फंक्शन होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, चबाना। पीछे के दांतों से हम क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं ना किसी भी चीज को, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का काम होता है हमारा प्रीमोलार एंड मोलार टीथ का, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ टीथ, हम देख लेते हैं टीथ के कितने नंबर होते हैं, कितने टीथ होते हैं सबके, बताइए। सबके 32 टीथ है ना, 32 ही दांत है या 32 से ज्यादा है किसी के, सबके 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो ये 32 टीथ कब होते हैं और कौन से टीथ होते हैं 32, तो इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ टीथ। तो सबसे पहले हम देखें इन चिल्ड्रंस बच्चों में कितने टीथ होते हैं, तो बच्चों में 32 टीथ नहीं होते हैं जितने हमारे पास है, हमारे पास 32 है, लेकिन चिल्ड्रंस के पास नहीं है, उनके पास कितने होते हैं, 20, ठीक है। तो आल्सो नोन एज टेम्परेरी बेबी टीथ, मिल्की डेसिडुअस टीथ, या फिर यहाँ पे नेटल टीथ, या बहुत सारे टीथ जो हमारा चिल्ड्रंस में टीथ होते हैं उनके नेम होते हैं, जिसको हम बेबी टीथ बोल सकते हैं, मिल्की टीथ बोल सकते हैं, डेसिडुअस टीथ बोल सकते हैं, नेटल टीथ बोल सकते हैं, ओके। स्टार्ट ग्रोइंग एट 6 मंथ ऑफ एज, फर्स्ट टीथ इज लोअर सेंट्रल इंसीजर। और ये जो टीथ हैं बेबीज में, वो कब आना स्टार्ट होते हैं, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में उसको दांत कब आते हैं, 6 महीने की एज से, 6 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। और जो पहला टीथ आता है 6 मंथ की एज में बेबी में, बच्चे में, वो कौन सा आता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर टीथ आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है इन चाइल्ड कंप्लीट एट 24 मंथ, एट 1 ईयर 6 to 8 teeth, at 18 month 12 to 16 teeth, premolar absent in children, teeth formula in children 2102 upon 2102 into 2 means। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें टेम्पररी टीथ होते हैं, और बच्चों के जो टीथ हैं, तो पहला दांत है वो कब आता है, 6 मंथ की एज पे आता है, जो जिसको हम बोलते हैं लोअर सेंट्रल इंसीजर। और सभी टीथ बच्चे में कब आ जाते हैं, 24 मंथ पे आ जाते हैं। और टोटल टीथ कितने होते हैं बच्चों में, 20 होते हैं। मतलब 1 साल की एज पे 6 से 8 टीथ आ जाते हैं, मतलब कि 6 से 8 दांत आ जाते हैं बच्चे में 1 साल पर। और उसके बाद में 18 मंथ पर, 1.5 साल पर कितने आ जाते हैं, 12 से 16 दांत आ जाते हैं बच्चे में। उसके बाद में
प्री मोलार, जो बच्चा यहाँ पर क्या लिखा है, प्री मोलार एब्सेंट इन चिल्ड्रन। जो हमने टीथ का टाइप्स पढ़े हैं 4 टाइप्स, उसमें जो प्री मोलार था, प्री मोलार टीथ चिल्ड्रंस में एब्सेंट होते हैं, चिल्ड्रंस में नहीं होते हैं, वो एडल्ट एज में होते हैं, इसीलिए चिल्ड्रंस में 20 टीथ होते हैं, ठीक है। और जो टीथ फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन में 2102 2 इंटू 2 होता है। मीन्स यहाँ पर 2102 अपान 2102 इंटू 2 का मतलब क्या है, ये मतलब कि नीचे वाले जॉ और ऊपर वाले जॉ दोनों में दो दो कौन से टीथ होते हैं, यहाँ पे इंसीजर होते हैं। कौन से होते हैं, इंसीजर, ठीक है। 2 इंसीजर होते हैं, कैनाइन एक होता है, ठीक है। प्रीमोलार एब्सेंट होते हैं और मोलार कितने होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं, इसीलिए 2102 अपान 2102 इंटू 2। आगे मैं बता दूंगी इस फॉर्मूला को किस तरह से आप लोग देखते हैं, मैं बना के भी बताऊंगी आप लोगों को थोड़ा सा। तो यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को चिल्ड्रंस में कितने टीथ होते हैं। इन एडल्ट्स, अब हम देख लेते हैं एडल्ट में कितने टीथ होते हैं। तो एडल्ट में सबको पता है 32 नंबर ऑफ टीथ होते हैं, ओके। और एडल्ट्स के जो टीथ होते हैं उनको सेकेंडरी टीथ, परमानेंट टीथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट है, ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे, और जब मतलब ओल्ड एज आ जाएगी तब टीथ जाएंगे और उसके बाद दोबारा कभी टीथ नहीं आते, ठीक है। जिंदगी में सिर्फ दांत कितने बार आते हैं, 2 बार, तीसरी बार नहीं आते, ठीक है। परमानेंट टीथ, फर्स्ट टीथ अपर फर्स्ट मोलार, और जो फर्स्ट टीथ एडल्ट में आता है वो कौन सा आता है, अपर मोलर टीथ आता है, ठीक है। जो कब आता है, 6 ईयर की एज पे आता है, मतलब कि फर्स्ट टेम्पररी टीथ कब आया था, 6 मंथ पर आया था, 6 महीने पर। और फर्स्ट परमानेंट टीथ कब आता है, 6 ईयर पर आता है, जो कि मोलर टीथ होता है। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग एट द एज ऑफ 6 ईयर, कंप्लीट एट 24 ईयर। 6 साल की एज से, 6 ईयर की एज से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे में परमानेंट टीथ आना, और 24 ईयर की एज तक सभी टीथ आ जाते हैं। मीन्स 24 ईयर की एज तक कौन सी टीथ आ जाते हैं, विजडम टीथ भी यहाँ पर आ जाते हैं, उनका टाइम भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया। जो हमें अक्कल का दांत आता है ना, वो भी 24 ईयर की एज तक आ जाता है। वैसे तो बेसिकली जो हमारे 28 टीथ होते हैं वो कब आ जाते हैं, 18 ईयर तक बच्चे को आ जाते हैं, और 18 ईयर से 24 ईयर तक जो 4 विजडम टीथ होते हैं वो भी आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि 6 मंथ की एज से परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं, और 24 ईयर की एज पे परमानेंट टीथ कंप्लीट हो जाता है, फुल कंप्लीट डेंटिशन हो जाता है एक बच्चे के अंदर, एडल्ट पर्सन के अंदर, ठीक है। टीथ फॉर्मूला इन एडल्ट 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। इसको मैं समझा दूंगी आगे कैसे होता है। सप्लाई ऑफ टीथ, अब हम पहले ब्लड सप्लाई देख लेते हैं टीथ की, उसके बाद में फॉर्मूला में समझा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। सप्लाई ऑफ टीथ, या फिर पहले फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है टीथ का, किस तरह से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है, जैसे कि ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है, ठीक है। अब ऊपर वाले जॉ में, लोअर वाले जॉ में, दोनों में टीथ पाए जाते हैं। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, तो पहले हम बच्चे का देख लेते, इनको एक तरीके से एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं मिडिल से, ठीक है। तो 2 इंसीजर बच्चों में होते हैं, ठीक है। दोनों साइड क्या होंगे, 2 इंसीजर हो जाएंगे, ठीक है। एक कैनाइन टीथ होता है, सब में 1 कैनाइन होता है, ठीक है। 2 प्रीमोलार बच्चों में एब्सेंट होते हैं, एडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों में कौन से यहाँ से डायरेक्ट प्रेजेंट हो जाएंगे, मोलार, 2 मोलार टीथ हो जाएंगे इधर, ठीक है। बच्चों में 2 मोलार टीथ हो जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये बच्चों में कितना हो गया, 2 इंसीजर, ठीक है, 1 कैनाइन और प्रीमोलार एब्सेंट, मतलब प्रीमोलार 0 और मोलार 2। तो इतना एक इधर, इतने किधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए इस साइड, और 6 ही इधर हो गए, मतलब कि 12 हो गए, ठीक है। 6 1 2 3 4 5 10 हो गए मीन्स। तो 10 अगर ऊपर जॉ में होंगे बच्चों में तो 10 ही कितने नीचे वाले जॉ में भी होंगे, ठीक है। तो जिस तरह से ये ऊपर जॉ में 10 होते हैं, उसी तरह से नीचे वाले जॉ में भी 10 होते हैं, 12 नहीं 10 होते हैं, ठीक है। तो 10 दोनों जॉ में होंगे तो
टोटल कितने हो जाएंगे 20 टीथ हो जाएंगे, इसीलिए चिल्ड्रंस में कितने होते हैं 20 टीथ होते हैं। और जब अडल्ट पर्सन जो होता है उसमें कैसे होते हैं, उसमें जो ये हमारे कौन से हैं इंसीजर, जो इंसीजर है ये तो 2 ही रहते हैं एडल्ट में भी, ठीक है। और जो कैनाइन है वो क्या है, वो 1 ही रहता है। कैनाइन जो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं कैनाइन टीथ, ये कितने रहते हैं, ये 1 ही रहता है। लेकिन यहाँ पर 2 प्रीमोलर, 2 1 2 3 है इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे 2 प्रीमोलर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कितने आएगा, 2 प्रीमोलर प्रेजेंट हो जाते हैं। और 3 मोलर, 2 3 का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे 3 मोलर टीथ भी प्रेजेंट हो जाते हैं। तो 2 कैनाइन हो जाएंगे, 1 इंसीजर हो जाएगा, 2 प्रीमोलार हो जाएगा, 3 मोलार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक जॉ में कितने हो जाएंगे 16 और दोनों जॉ में कितने हो जाएंगे 32 टीथ हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब 2 1 3 5 हो जाएगा और 5 और 3 कितना होता है 8, और 8 8 दोनों तरफ के हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। मतलब कि अपर जॉ में 16 और लोअर जॉ में 16, तो टोटल टीथ कितने हो जाएंगे एडल्ट में 32 हो जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं सप्लाईज, मतलब ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ टीथ में किस तरह से ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई होती है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या आर्टेरियल ब्लड सप्लाई किस तरह से हमें देखने को मिलती है। आर्टेरियल में कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है टीथ के लिए, मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी। नेक्स्ट वीनस ड्रेनेज कौन सी वेन लेकर जाती है, एल्वियोलर वेन, ठीक है। एल्वियोलर वेन जो होती है, जो हमारी वीनस ड्रेनेज टीथ से लेकर के जाती है, एल्वियोलर वेन, ठीक है। नर्व सप्लाई कौन करता है यहाँ पे, ट्राइजेमाइनल, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर नर्व, 3 तरह के जो नर्व हैं वो टीथ में नर्व सप्लाई को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। समझ में आया, ये था हमारा ऑल ओवर टीथ का यहाँ पे पूरा। आगे टंग है तो इसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने सभी तरह के इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का, सभी लेयर्स के बारे में पढ़ा, उसका मॉडिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट किया, उसके ऑर्गन्स में हमने माउथ एंड टीथ को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है आज के लेक्चर में। अब आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टंग, ओके। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टीथ तक एक्सेसरी ऑर्गन मतलब कि माउथ, ओरल कैविटी एंड टीथ तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे के जो भी जीआई सिस्टम के ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल के, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में अब हम डील करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं टंग को। टंग का ये डायग्राम है पूरा, इस तरह से टंग होती है ना सबकी, तो इसी तरह से ये टंग का पूरा डायग्राम बनाया गया है कि टंग में कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो डायग्राम सब लोग यहाँ पे देख लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं टंग क्या होता है, ठीक है। इट इज अ वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय स्केलेटल मसल, हाइपोग्लोसस, जीनियोग्लोसस एंड स्टाइलोग्लोसस। तो टंग क्या है, एक वॉलेंट्री स्केलेटल मसल है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मीन्स वॉलेंट्री, हमारी इच्छा से चलने वाला। मतलब टंग से हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो जब हम चाहते हैं तब बोलते हैं ना टंग से, तो ये क्या वॉलेंट्री है, हमारी इच्छा से चलने वाला। और कैसा है, मस्कुलर, मसल्स से बना हुआ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है टंग, जो कौन सी मसल से बना होता है, स्केलेटल मसल से। और स्केलेटल मसल्स में भी कौन, हाइपोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, 3 टाइप की मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स में, हाइपोग्लोसस, जीनियोग्लोसस एंड स्टाइलोग्लोसस, 3 टाइप्स की स्केलेटल मसल से मिलकर बनी होती है हमारे टंग का मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि एक वॉलेंट्री स्ट्रक्चर होता है, वॉलेंट्री ऑर्गन होता है। The tongue attached to the floor of the mouth with a wave of tissues called the lingual frenulum, ठीक है। टंग क्या होती है, टंग किससे अटैच होती है, किससे जुड़ी हुई होती है, तो फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर का मतलब बेस, निचले पार्ट से, तो माउथ के नीचे वाले दीवार से, नीचे वाली वॉल से अटैच होती है टंग। और जिससे अटैच होती है, जिससे जुड़ी हुई होती है, वहां पे क्या होता है, वेव ऑफ टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम,
क्या बोलते हैं हम इसको, लिंगुअल फ्रेनुलम, जहाँ पे टंग अटैच होती है फ्लोर ऑफ द माउथ से। ओके, इसीलिए तो जब हम टंग के नीचे कोई मेडिसिन देते हैं तो हम उस साइड को क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल, मतलब कि टंग के नीचे जहाँ पर क्या पाया जाता है, लिंगुअल फ्रेनुलम पाया जाता है उसके नीचे। ठीक है, तो टंग के नीचे सबलिंगुअल इसीलिए होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। तो टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि स्केलेटल मसल की, 3 तरह की स्केलेटल मसल मिलकर के टंग को बनाती है, और टंग जिससे अटैच होती है वेब ऑफ टिश्यू से, जिसको हम लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। ओके, इसके आगे देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टंग। अब हम देखते हैं टंग का स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है। जिस तरह से हमने माउथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसी तरह से हम टंग का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो पेपिला, सबसे पहला यहाँ पे क्या आएगा, पेपिला। पेपिला क्या होता है, अ स्मॉल निपल शेप्ड प्रोजेक्शन ऑफ द लैमिना प्रोप्रिया कन्वर्टेड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, इट कंटेनिंग टेस्ट बड्स। ठीक है, पेपिला क्या है, पेपिला मीन्स प्रोजेक्शन होता है, एक ऐसा प्रोजेक्शन, निपल शेप्ड प्रोजेक्शन होते हैं जो हमारे टंग के ऊपर पाए जाते हैं। मीन्स जो टंग के सरफेस को क्या बनाते हैं, रफ बनाने का काम करते हैं। टंग जो होती है उसका सरफेस थोड़ा सा रफ होता है ना, रफ सरफेस होने की वजह से क्या होता है, जो फूड है वो स्टिक नहीं होता है आगे की तरफ, हमारी ओरल कैविटी के थ्रू कहाँ चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एब्डोमेन में चला जाता है। ठीक है, अगर इसका सरफेस एकदम फ्लैट होगा, स्मूथ होगा, तो क्या होगा, फूड जो भी हम ओरल कैविटी में लेंगे तो वो टंग पे क्या होगा, स्टिक होगा, चिपक जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो रफ सरफेस बनाए रखने का काम कौन करता है, पेपिला करता है, जो रफ सरफेस भी बनाता है टंग के। और साथ ही साथ पेपिला पे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, मतलब कि जीभ के थ्रू, टंग के थ्रू हम क्या करते हैं, टेस्ट को सेंस करते हैं, किसी भी डिश, किसी भी फूड के टेस्ट को का सेंस करते हैं, तो उनका काम कौन करता है, पेपिला पर पाए जाते हैं टेस्ट बड्स। ठीक है, तो जो पेपिला होती है वो किससे बनी हुई होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज से बनी हुई होती है। ठीक है, इट कंटेनिंग द टेस्ट बड्स, और ये बहुत तरह के टेस्ट बड्स को कंटेन करती है। ठीक है, तो इसी पेपिला की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसके अंदर टाइप्स होते हैं एक तरीके से पेपिला के। ठीक है, उसी में क्या है, सर्कमबैलेट, सर्कमबैलेट भी एक पेपिला का ही टाइप है। इस पर भी क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू हम टेस्ट को सेंस करते हैं। ओके, लार्जेस्ट इन साइज, वी इन शेप, 10 to 12 इन नंबर, ईच कंटेन अराउंड 100 टेस्ट बड्स। जो हमारे जो सर्कमबैलेट पेपिला होते हैं एक तरीके से वो क्या होते हैं, वी शेप के होते हैं, वी शेप के होते हैं, और 10 से 12 नंबर में कितने पाए जाते हैं, 10 to 12 नंबर में पाए जाते हैं हमारी, मतलब 1% की टंग पर कितने सर्कमबैलेट पाए जाएंगे, 10 to 12 पाए जाते हैं। ठीक है, और एक जो सर्कमबैलेट होते हैं ये सभी 100 टेस्ट बड्स को कंटेन करते हैं। ओके, इसके आगे हम देखते हैं फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म क्या होते हैं, रेड मशरूम लाइक पेपिला मेनली प्रेजेंट एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है, अब जो फंजीफॉर्म पेपिला होते हैं वो भी हमारे टंग पे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पार्ट, मतलब कि आगे वाली टंग पे, टंग के आगे वाले पार्ट पे, एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर आप लोगों को याद रखना है कि जो सर्कमबैलेट पेपिला होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग पे। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग पे प्रेजेंट होते हैं, और फंजीफॉर्म एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग पे प्रेजेंट होते हैं। और फंजीफॉर्म कौन से शेप के होते हैं, मशरूम शेप के होते हैं, रेड मशरूम शेप के होते हैं। ठीक है, और ये भी टेस्ट बड्स को कंटेन करते हैं, जिस तरह से सर्कमबैलेट पेपिला टेस्ट बड्स को कंटेन करता है। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं और कौन सी स्ट्रक्चर है इसमें, फिलीफॉर्म। ठीक है, फंजीफॉर्म के बाद नेक्स्ट पेपिला कौन सा होता है, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म स्मॉलेस्ट एंड न्यूमरस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसी पेपिला होती है, थ्रेड लाइक, मतलब पतले धागे की तरह। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, टेस्ट बड्स एब्सेंट ऑन फिलीफॉर्म पेपिला, टच रिसेप्टर प्रेजेंट। अब जो फिलीफॉर्म पेपिला होते हैं वो किसका सेंस कराते हैं, टच का सेंस कराते हैं। जैसे कि हम अपनी टंग को टच करते हैं तो हमें सेंस होता है ना कि टंग पे टच किया गया, तुरंत ही हम टंग को क्या करते हैं, मूव
फॉरवर्ड कर लेते हैं, मूव कर देते हैं टंग को, तो वो हमें टच का सेंस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फिलीफॉर्म पेपिला। जो फिलीफॉर्म क्या है? पेपिला का ही एक टाइप है जो हमें टच, जहां पर क्या पाया जाता है? टच रिसेप्टर पाए जाते हैं, और टच रिसेप्टर टच का सेंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या है? फॉलिएट। फॉलिएट होता है प्रेजेंट लेटरल पार्ट ऑफ द टंग। अब फॉलिएट भी टेस्ट का सेंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फॉलिएट पेपिला, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लेटरल पार्ट ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो टंग है हमारी, जैसे इस तरह से जो हमारी टंग होती है, ठीक है, जैसे इस तरह से जो टंग होती है, ठीक है, इसके लेटरल पार्ट में साइड पर कौन प्रेजेंट होता है? फॉलिएट पेपिला प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये भी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी फॉलोइंग मैनी टाइप्स के टेस्ट वर्ड्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि टंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। टंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसको टंग होती है हमारी, वो मस्कुलर ऑर्गन है, एक वॉलेंट्री मसल से बना हुआ है, जिसमें 3 तरह की मसल्स हेल्प करती हैं, हाइपोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड जीनियोग्लोसस। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा जो टंग है उसमें पेपिला पाई जाती है, पेपिला प्रोजेक्शन होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उसमें बहुत सारे टेस्ट वर्ड्स को वो कंटेन करती हैं। पेपिला यहाँ पर हमने पढ़ ली कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा सर्कमबैलेट पेपिला। सर्कमबैलेट पेपिला पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग में पाई जाती है, मतलब कि टंग के पीछे वाले पार्ट पर पाई जाती है, जो कौन से शेप की होती है? बी शेप की। इस तरह से बी शेप की होती है। ये क्या होती है? सर्कमबैलेट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारी फंजीफॉर्म पेपिला होती है वो मशरूम, रेड मशरूम शेप की होती है, और इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग पे पाई जाती है। जैसे रेड मशरूम शेप की होती है, जैसा मशरूम होता है उस तरह से शेप की होती है, और कहाँ पे पाई जाती है? फंजीफॉर्म पेपिला इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग पे पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो फिलीफॉर्म पेपिला है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की होती है, और इसमें किसी भी तरह के टेस्ट वर्ड्स को ये कंटेन नहीं करती। यहाँ पे टच रिसेप्टर पाए जाते हैं, टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉलिएट पेपिला जो होती है वो लेटरल पार्ट में, मतलब साइड में पाई जाती है फॉलिएट पेपिला, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये इसमें भी बहुत सारे टेस्ट वर्ड्स को ये कंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर भी ये टेस्ट वर्ड्स को कंटेन करती है। ठीक है, समझ में आया इतना? नेक्स्ट हम देख लेंगे सप्लाई ऑफ टंग। टंग की सप्लाई किस तरह से होती है। ठीक है, उसके बाद में हम टेस्ट के बारे में भी देखेंगे कि कहाँ पर से कौन सा टेस्ट आता है हमें टंग में। ठीक है, तो पहले हमने टेस्ट वर्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं वो देख लिया। अब सप्लाई देख लेते हैं कि कौन सी आर्टरी और वेन जो हमारी टंग है उसको सप्लाई करती है। कौन सी आर्टेरियल सप्लाई होती है वेन को, वीनस ड्रेनेज कौन सी वेन के थ्रू होता है। ठीक है, तो लिंगुअल आर्टरी, ठीक है, टंग में आर्टेरियल सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? लिंगुअल आर्टरी, एंड वीनस ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है लिंगुअल वेन। ओके, सेंसरी एरिया ऑफ टेस्ट ऑन टंग। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि सेंसरी एरिया ऑफ टेस्ट मतलब कौन से टेस्ट का सेंस कौन से पार्ट से होता है, टंग के कौन से पार्ट से हमें किस तरह का टेस्ट का सेंस होता है। ठीक है, तो टिप ऑफ टंग, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि टिप ऑफ टंग पे कौन सा पेपिला पाया जाता है? टिप ऑफ टंग पे हमारे फंजीफॉर्म पेपिला पाए जाते हैं। वो किस चीज, उसमें जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कौन से टेस्ट का सेंस कराते हैं? हैज, साल्ट एंड स्वीट रिसेप्टर। ये हमें नमकीन और कैसे मीठा टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमें अगर नमक लगता है तो हमारी टिप ऑफ टंग से सबसे पहले पता चलता है। हम किसी चीज में अगर सॉल्ट चेक करना चाहते हैं, सॉल्ट की अमाउंट क्वांटिटी को, तो हम क्या करते हैं? उसको अपनी टिप ऑफ टंग पे रखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि सॉल्ट कितना है, उसमें नमक कैसा है। तो सॉल्ट का टेस्ट कौन कराता है? हमारा टिप ऑफ टंग कराता है। और मीठे का भी टेस्ट कौन कराता है? टिप ऑफ टंग, मतलब एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग से हम नमकीन और मीठे टेस्ट का सेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आएगा पोस्टीरियर पार्ट। अब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग पर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमने पहले ही पढ़ लिया सर्कमबैलेट पेपिला, जो बी शेप के होते हैं वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमें कौन सा टेस्ट कराते हैं? बिटर रिसेप्टर। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? बिटर रिसेप्टर, मतलब कि कड़वे टेस्ट का सेंस कराने वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो टंग का जो पीछे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, वहां से हमें क्या लगता है? कड़वा लगता है। तो आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने कोई चीज खाई होगी, कोई फूड लिया होगा, अपने ओरल कैविटी में रखा होगा, अगर वो
सेंस हमें कहाँ होता है, पीछे वाले पार्ट से होता है टंग के, तो बिटर टेस्ट यहाँ से हमें देखने को मिलता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग से, जहाँ पे सर्कमवेलेंट वेबुलाए प्रेजेंट होते हैं। लेटरल पार्ट से किस तरह का टेस्ट का सेंस हमें मिलता है देखने को, तो सोर एंड साल्ट रिसेप्टर, सोवरी, उमामी, डिलीशियस, ठीक है, मोनोसोडियम एंड ग्लूटामेट, ये जो टेस्ट है ये हमें लेटरल पार्ट से, मतलब कि जो खट्टा सोर टेस्ट, सोर मतलब सेंस ऑफ सोर टेस्ट, मतलब खट्टा टेस्ट कहाँ से हमें देखने को मिलता है, लेटरल पार्ट, टंग के साइड वाले जो एरिया है उनसे हमें कौन सा टेस्ट आता है, सोर टेस्ट आता है, खट्टा टेस्ट आता है, ठीक है। और साल्ट भी, वहां पर साल्ट रिसेप्टर भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे तो मेनली साल्ट रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर टिप ऑफ टंग पे, ठीक है। सोवरी, उमामी, डिलीशियस, मतलब कि जैसे हम जो फास्ट फूड खाते हैं तो डिलीशियस फूड हम जो इंटेक करते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो कहाँ से हमें आता है, लेटरल पार्ट ऑफ टंग से आता है। और ये जो हमें उमामी एंड डिलीशियस और सोवरी जो टेस्ट है ये हमें मिडिल पार्ट ऑफ टंग भी कराता है, ठीक है। तो ये जो है हमें कौन कराता है, मिडिल पार्ट ऑफ टंग से भी हमें इस तरह का टेस्ट देखने को मिलता है, मिडिल पार्ट ऑफ टंग, ठीक है। मिडिल पार्ट ऑफ टंग से भी हमें सोबरी, उमामी, डिलीशियस, जैसे कि हम मोमोज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो इसका जो टेस्ट है वो मिडिल पार्ट ऑफ टंग भी कराते हैं और लेटरल पार्ट ऑफ टंग भी से भी हमें इसका सेंस देखने को मिलता है। ओके, समझ में आया टंग का ये टेस्ट बड्स एरिया कहाँ पर होते हैं, नर्व सप्लाई। अब हम देखते हैं टंग में नर्व सप्लाई किस तरह की हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है टंग के लिए, ठीक है। मोटार, तो 12th क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, मोटार, कुछ देखो नर्व होती है जो मोटार नर्व होती है, कुछ सेंसरी नर्व होते हैं। मोटार नर्व जो होती है वो मूवमेंट के लिए, मतलब टंग को मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो सेंसरी नर्व होते हैं वो टंग में सेंस, जैसे हम टेस्ट का सेंस करते हैं, टच का सेंस करते हैं, टेम्परेचर का सेंस करते हैं, ये सभी तरह के सेंस से कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेंसरी नर्व, ठीक है। तो मोटार एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो नर्व होती है वो कौन सी नर्व होती है, यहाँ पे 12th क्रेनियल नर्व, टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, तो उसमें जो 12th क्रेनियल नर्व होती है जिसका नाम क्या होता है, हाइपोग्लोसल नर्व, वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे टंग में मोटार मूवमेंट को, मोटार एक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद में सेंसरी नर्व कौन सी होती है, मतलब सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी नर्व होती है टंग के, एंटीरियर 2/3 बाई 7th क्रेनियल नर्व। मतलब अब हम जो सेंसरी नर्व पढ़ेंगे वो दो टाइप से पढ़ेंगे, एंटीरियर पार्ट में सेंस का जो एंटीरियर पार्ट है टंग का, टंग का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें सेंस, कौन सी सेंसरी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है सेंस करवाने के लिए, और पोस्टीरियर पार्ट में कौन सी सेंसरी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इंटीरियर जो पार्ट होता है टंग का उसको हम क्या, 2/3 पार्ट इंटीरियर होता है टंग का, तो इंटीरियर 2/3 पार्ट जो होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी क्रेनियल नर्व, जिसको क्रेनियल नर्व में कौन सी नर्व, फेसियल नर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं 7th क्रेनियल नर्व, ठीक है। टोटल 12 क्रेनियल नर्व है जिसमें जो 7th क्रेनियल नर्व है उसको हम फेसियल नर्व बोलते हैं, वो हमारे टंग के 2/3 पार्ट में सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो जैसे कि 2/3 पार्ट इंटीरियर पार्ट, और पोस्टीरियर पार्ट के में सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, सेंसरी नर्व, तो यहाँ पे 9th क्रेनियल नर्व जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है वो 2/3 पार्ट ऑफ टंग में सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, ठीक है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने नोट भी लिख रखा है वो हम देख लेते हैं। जनरल सेंस ऑफ टंग, टच, टेम्परेचर एंड पेन, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। ट्राइजेमाइनल नर्व हमारी 5th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। 5th क्रेनियल नर्व जो भी हमारा टच, टेम्परेचर वगैरह का जो सेंस होता है टंग में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। फंक्शन ऑफ टंग, टंग का क्या फंक्शन होता है, टंग का क्या फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, इससे हमें टेस्ट मिलता है, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रोलिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ, फूड को माउथ के अंदर एंटर करवाने के लिए, रोलिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हेल्प इन स्पीकिंग, टंग हमें बोलने में हेल्प करती है, स्पीकिंग में हेल्प करती है। हेल्प इन डिग्लूटेशन, सेलोइंग, डिग्लूटेशन मीन्स सेलो करने में भी हेल्प करती है हमें टंग। हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ टीथ, टीथ को क्लीन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। सारे फंक्शन है टंग के जो कि बहुत इजी है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे, ओके। सलाइवरी ग्लैंड, अब हमने टंग पढ़ लिया तो
पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड, जो रिस्पॉन्सिबल होती है मिक्सिंग ऑफ फूड के लिए, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए सलाइवा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है। ये एक एक्सेसरी ऑर्गन है हमारे जीआई ट्रैक्ट का, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, जैसा कि हमने पहले आप लोगों को बताए थे ऑर्गन्स, पीछे के लेक्चर में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देयर इज 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो 3 पेयर्स में पाई जाती है, मतलब कि पेयर्स में देखें तो 3 पेयर्स होते हैं और नंबर्स में देखें तो 6 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड। क्या नाम होता है इसका? पैरोटिड ग्लैंड, और ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। इट ओपन इन ओरल कैविटी थ्रू स्टेशन डक्ट, ठीक है। इट इज आल्सो इन्फ्लेम्ड इन मम्प्स। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन से, अब पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ सलाइवरी ग्लैंड क्या। ये पहले तो आपको पता होना चाहिए जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हमारी बॉडी में 2 तरह की ग्लैंड पाई जाती है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? ऐसी ग्लैंड जो कि किसी डक्ट के थ्रू, जिनको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट करके बॉडी के लिए, मतलब वहां पे क्या करती है, फंक्शन को, जो भी उनका फंक्शन है उनको परफॉर्म करती है, डक्ट की हेल्प लेती हैं। और ऐसी ग्लैंड जो डक्ट लेस होती हैं, जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती है, उनको हम इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये एक तो ये डिफरेंस हो गया है हमारा एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड का, कि डक्टलेस ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड और डक्ट वाली ग्लैंड कौन सी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड है। और दूसरा ये भी डिफरेंस होता है कि जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, ओके। तो सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो कि जिसमें जो डक्ट की हेल्प लेती है अपने फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है, फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये कहाँ ओपन होती है? ओरल कैविटी में। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हम 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड के पढ़ेंगे, तीनों तरह की, मतलब 6 सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सभी सलाइवरी ग्लैंड ओरल कैविटी में ही ओपन होती हैं, ठीक है। लेकिन डक्ट, जिस डक्ट के थ्रू ओपन होती है, सभी की डक्ट अलग अलग होती हैं, सब अलग अलग डक्ट के थ्रू हमारी ओरल कैविटी में ओपन होती है, ओके। तो उसी तरह से हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड है वो भी ओरल कैविटी में ओपन होती है स्टेंसन डक्ट के थ्रू, ओके। स्टेंसन डक्ट के थ्रू ओपन होती है हमारी ओरल कैविटी में। इट आल्सो इन्फ्लेम्ड इन मम्प्स। इसका मतलब ये है कि जब मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन होता है, मम्प्स डिजीज होती है किसी में भी, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड में, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं पेरोडाइटिस, ठीक है। पेरोटाइटिस भी बोल सकते हैं और पेरोडाइटिस भी बोल सकते हैं हमारे पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन को। तो मम्प्स की वजह से जो होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड क्या हो सकती है? इन्फ्लेम्ड भी हो जाती है, इन्फ्लामेशन भी हो जाता है मम्प्स वायरस की वजह से, ठीक है। उसके बाद में तो पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे क्लियर है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड का दूसरा टाइप होता है। इट ओपन इन ओरल कैविटी थ्रू वाटसन डक्ट मैक्सिमम सिक्रीशन। अब जो हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है या जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, वो भी ओरल कैविटी में ओपन होती है, ठीक है। और ये क्या करती है? मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये सबसे ज्यादा सिक्रीशन करती है सलाइवा का। सबसे ज्यादा सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? हमारी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड कौन सी ग्लैंड होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। इट ओपन इनटू द ओरल कैविटी थ्रू रेविनस और बैर्थोलिन डक्ट, ठीक है। ये क्या होती है? ये भी ओरल कैविटी में ओपन होती है सभी सलाइवरी ग्लैंड की तरह। और कौन सी डक्ट के थ्रू ओपन होती है? रिविनस डक्ट या फिर बैर्थोलिन डक्ट के थ्रू ओपन होती है ओरल कैविटी में, जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है। नोट, मतलब नोट में मैंने क्या लिख रखा है, एक दूसरी अदर जो सलाइवरी ग्लैंड, जो कि अभी बुक्स में उसका नहीं आया है लेकिन सर्च हुआ है, रिसर्च हुआ है, तो उसमें देखा गया है कि एक और टाइप की भी सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती
होती है। अभी तक बुक्स में इसको नहीं लिखा गया है, अभी बुक्स में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने वो नोट में आप लोगों को लिख रखा है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की न्यू सलाइवरी ग्लैंड की रिसर्च हुई है। तो न्यू डिस्कवर सलाइवरी ग्लैंड इन ट्यूबारियल ग्लैंड, ठीक है, इसका क्या नाम है, ट्यूबारियल ग्लैंड, ट्यूबारियल सलाइवरी ग्लैंड है, जिसको न्यू डिस्कवरी में डिस्कवर किया गया, रिसर्च किया गया, देखा गया। लोकेशन कहाँ पे होती है, ये नेजोफेरिंक्स पे पाई जाती है, ठीक है। तो इतने तरह की सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में होती है जो सलाइवरी सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन, सलाइवरी ग्लैंड जितनी भी हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ी टोटल 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सभी सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन के मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, सलाइवा बोल देते हैं, ठीक है। इट इज कलेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन विद वाटर, म्यूकस, प्रोटीन, मिनरल, साल्ट एंड एमाइलेज, ठीक है। तो ये क्या है, एक मिक्सचर है सलाइवरी ग्लैंड के सभी सिक्रीशंस का, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, म्यूकस, प्रोटीन, मिनरल, साल्ट एंड एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं, ओके। अमाउंट, हमारी जो सलाइवा होती है उसका अमाउंट कितना होता है, कितना सलाइवा एक दिन में पर्सन की, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में मतलब कि बनता है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, तो कितना बनता है 1200 to 1500 ml पर डे, ठीक है। एक दिन में 1200 से 1500 ml सलाइवा सिक्रीट होता है एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, ठीक है। पीएच क्या होता है, सलाइवा का पीएच कैसा रहता है, 6.35 to 6.85, ठीक है। और ये एक कैसा फ्लूइड है, एक तरह से कैसा सिक्रीशन है ये, तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन की तरह इसका जो पीएच है, जो टोनिसिटी है वो रहती है। आइसोटोनिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो फ्लूइड होते हैं हम लोग पढ़ते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, टोनिक, आइसोटोनिक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि नॉर्मल जो NS होता है या RL होता है वो कैसा होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। उसी तरह से जो हमारी सलाइवा होती है वो भी क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। समझ में आया। फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन, एमाइलो लाइटिक एंजाइम, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज किसको कहते हैं, टाइलिन को कहते हैं, ठीक है। सलाइवा का सिक्रीशन होता है टाइलिन बोलते हैं इसको, एंजाइम का क्या नाम होता है, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। एमाइलोलाइटिक एंजाइम भी इसको बोल सकते हैं, टाइलिन एंजाइम को एमाइलोलाइटिक एंजाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट एक्ट ऑन कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज। ये क्या करती है, जो टाइलिन होती है, टाइलिन एंजाइम जो होता है उसका काम क्या होता है, कुक्ड एंड बॉइल्ड जो स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। माल्टोज क्या होता है, प्रेजेंट ओनली इन ट्रेसेस इन ह्यूमन सलाइवा एंड इट कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज व्हेन फूड मिक्सेस विद सलाइवा नोन एज बोलस, ठीक है। अब माल्टोज क्या होता है, माल्टोज किस में प्रेजेंट होता है, ट्रेसेस इन ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा के ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है, मतलब ह्यूमन सलाइवा में कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, माल्टोज का कुछ अमाउंट पाया जाता है, और जो किस में क्या करता है, इट कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज, जो सलाइवा जो टाइलिन होता है, सबसे पहले टाइलिन क्या करता है, कुक्ड एंड बॉइल्ड स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। माल्टोज जब इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में, ये माल्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में, और जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। व्हेन फूड मिक्सेस विद द सलाइवा नोन एज बोलस, जब कोई भी फूड में सलाइवा मिक्स होती है, सलाइवा से मिक्स होता है, तब उसमें माल्टोज जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और मिक्स हो जाता है फूड के साथ में, और इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। जो बोलस कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। हमने राफे पढ़ा था, हमने राफे एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, पेरिटोनियम का एक ऐसा फोल्ड होता है जो क्या होता है, एम्प्टी स्टमक में पाया जाता है, और जब भी बोलस एंटर करता है स्टमक में तो राफे जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एक्सपांड हो जाती है। तो यही जो बोलस है, बोलस बनता कैसे, जब फूड में सलाइवा मिक्सिंग होती है तो वो बोलस बन जाता है, और ये बोलस कहाँ पे चला जाता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू स्टमक में क्या कर जाता है, एंटर करता है, ओके। तो समझ में आया ये सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, क्या
फंक्शन होता है सलाइवा का। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ सलाइवा सिक्रीशन। ठीक है, सलाइवा सिक्रीशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? जब अनकंट्रोल्ड सलाइवा सिक्रीशन हो जाता है, किससे कंट्रोल कर सकते हैं? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, दो तरह के रिफ्लेक्स के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंडीशनल रिफ्लेक्स मींस इसमें क्या होता है? इट रिक्वायर्ड प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए सलाइवा सिक्रीशंस को, अगर एक्सेसिव सलाइवा सिक्रीशंस हो रहे हैं। नोट, सैलोइंग सेंटर डिग्लूटेशन। सैलोइंग सेंटर जिसको हम डिग्लूटेशन सेंटर भी बोल सकते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी सलाइवरी ग्लैंड के बाद मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट होता है, जहाँ से हम सैलो करते हैं। सैलोइंग सेंटर मतलब उसका सेंस कहाँ से आता है सैलो करने का, कि हमें सैलोइंग करनी है, तो उसका सेंस कहाँ से आता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा से आता है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा में डिग्लूटेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन, अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो हमारी सलाइवा है, ह्यूमन सलाइवा में क्या कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है? आईजीए फाउंड इन सलाइवा। आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो ह्यूमन सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टंग और सलाइवरी ग्लैंड को आज के लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स एंड ईसोफेगस को। आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना फेरिंग्स। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो हमने 1 बाय 1 करके अपर जीआई सिस्टम के अदर जो भी ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको डील कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, ये भी हमारा अपर जीआई सिस्टम का ऑर्गन होता है फेरिंग्स। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है फेरिंग्स का, तो आप लोग देख लीजिए, डायग्राम क्लियर हो रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैं बाद में आपको डायग्राम समझाऊंगी, इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं फेरिंग्स की क्या होती है। इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर फनल शेप्ड ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल C1 टू द लोअर बॉर्डर ऑफ C6 वेयर इट कंटिन्यू एज द ईसोफेगस। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैसा होता है? फनल शेप का होता है, जिसका शेप कैसा होता है? फनल शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स, जो कि हमारे बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है। बेस ऑफ मतलब कि हमारा जो क्रेनियम होता है, जो स्कल होता है, उसके नीचे वाले पार्ट से, बेस से स्टार्ट होता है, जहां से क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाता है। तो बेस ऑफ स्कल में कहाँ से स्टार्ट होता है? C1 से, मतलब कि जहां से बेस ऑफ स्कल से जहां से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हुआ है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, जो कि एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। और कहाँ तक होता है? स्टार्ट होता है बेस ऑफ स्कल C1 से, एंड लोअर बॉर्डर मतलब कि ये लोअर बॉर्डर इसका कहाँ तक रहता है? C6, सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा तक हमारा जो फेरिंग्स है वहां तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, वेयर इट कंटिन्यू एज ईसोफेगस, और उसके बाद में ये किससे कंटिन्यू हो जाता है? किससे अटैच हो जाता है? ईसोफेगस से कनेक्ट हो जाता है और एलिमेंट्री कैनाल को बनाता है। एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फेरिंग्स हमने देख लिया है कि एक हमारा फनल शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बेस ऑफ स्कल C1 से स्टार्ट होता है और C6 तक रहता है। लोअर बॉर्डर इसका रहता है C6, सर्वाइकल 6 वर्टिब्रे तक, और उसके बाद में ये कंटिन्यू हो जाता है ईसोफेगस के साथ में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लेंथ ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है, कितनी लंबा जो हमारा ये फेरिंग्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो कितना लेंथ रखता है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है? दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, ये जो फेरिंग्स है ये 3 टाइप्स के पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नेजोफेरिंग्स, जिसको हम एपी फेरिंग्स भी बोल सकते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, और जब भी किसी भी ऑर्गन के नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपो बोलते हैं, और ऊपर वाले को एपी बोलते हैं। तो नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे? एपी फेरिंग्स भी बोल सकते हैं। ओरोफेरिंग्स, मिडिल जो पार्ट होता है वो क्या होता है? ओरोफेरिंग्स, जिसको हम मीजोफेरिंग्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोफेरिंग्स। ठीक है,
तो ये 3 तरह के पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के। जैसे कि आगे मैं बताऊंगी, जो नेजोफेरिंग्स पार्ट है वो कहाँ पे होता है, नेजल कैविटी के पीछे नेजोफेरिंग्स पाया जाता है, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स पाया जाता है, लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स के पास में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फेरिंग्स के अलग अलग फंक्शन रहते हैं सभी पार्ट्स के, और ये 3 पार्ट्स की फेरिंग्स यहाँ पे होता है। ठीक है, सप्लाईज देख लेते हैं हम। सप्लाई किस तरह से ब्लड सप्लाई फेरिंग्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आर्टेरियल सप्लाई किस तरह, कौन सी आर्टरी के थ्रू होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, जो सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है उसके थ्रू यहाँ पे आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है फेरिंग्स में। एंड वीनस ड्रेनेज पैलेंटाइन एंड फेरेंजियल प्लेक्सस के थ्रू होता है। जो वेनस ड्रेनेज है वो पैलेंटाइन एंड फेरेंजियल प्लेक्सस के थ्रू फेरिंग्स में यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने आप लोगों को पार्ट्स वगैरह बताए थे तो वो वहाँ पे समझ में आएंगे। डायग्राम ऑफ फेरिंग्स, तो ये देखिए आप, नेजल फेरिंग्स, नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी कहाँ पे है, ओरल कैविटी के ऊपर पाई जाती है नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी के पीछे जो फेरिंग्स है, उस फेरिंग्स का पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एपीफेरिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रही होगी, ये क्या है, नेजोफेरिंग्स के नीचे ये क्या है, ये ओरल कैविटी है। आप लोगों को पता ही होगा ओरल कैविटी क्या होती है। तो ओरल कैविटी है जिसको हम पहले माउथ और ओरल कैविटी में पढ़ भी चुके हैं। ओरल कैविटी के पीछे ये जो फेरिंग्स का पार्ट है, ये क्या, इसको क्या हम बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स, जिसको हम दूसरे नाम से मीजोफेरिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पर ये क्या है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स के बाद ये जो साइड में, ये जो पीछे है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लैरिंजोफेरिंग्स भी, इसको लैरिंग्स के पीछे जो फेरिंग्स पाई जाती है, मतलब लैरिंग्स से जो कनेक्टेड होती है, फेरिंग्स का जो पार्ट लैरिंग्स से कनेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, देन ये ट्रैकिया होगी, ये तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, हाइपोफेरिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम लैरिंजोफेरिंग्स भी बोल सकते हैं। ओके, डायग्राम क्लियर है सभी को, फेरिंग्स समझ में आया, इतना ही था हमारे फेरिंग्स में। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे इसोफेगस को। ओके, इसोफेगस, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसोफेगस को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फूड पाइप दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसोफेगस का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये फूड पाइप क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई बोलस एंटर करता है ओरल कैविटी के थ्रू, तो ओरोफेरिंग्स के थ्रू वो कहाँ आता है, इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आता है। तो इसोफेगस एक ऐसा पाइप होता है जिससे फूड ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करके कहाँ आता है, स्टमक में, और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे इसका डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी प्रोसेस है, ब्रेक डाउन का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए इसोफेगस जो पाइप है उसके थ्रू फूड आता है, इसलिए इसको फूड पाइप बोला जाता है इसोफेगस को। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसोफेगस के कुछ यहाँ पे डेफिनेशन और स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं। इट इज अ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कनेक्ट फेरिंग्स टू स्टमक। जो हमारा इसोफेगस है वो एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, फेरिंग्स को और स्टमक को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। मतलब कि फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट कौन करता है, एक पाइप करती है, जिसको हम फूड पाइप मतलब इसोफेगस बोलते हैं। तो इसोफेगस कैसी स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लगभग ये लंबा होता है। ठीक है, डायमीटर ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस का डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। बिगिन ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज C6, ये क्या होता है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज का बना होता है, और कहाँ से बिगिन होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, C6 आप लोगों ने जैसे वर्टिब्रे पढ़ी होंगी या फिर पढ़ेंगे, तो C6 जो वर्टिब्रा है वहीं से, जहाँ से फेरिंग्स क्या होता है, खत्म होता है, मतलब कि फेरिंग्स का लोअर पार्ट जहाँ पे होता है, उसी लोअर पार्ट से ये कंटिन्यू हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है इसोफेगस जो फूड पाइप है, और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा,
कार्टिलेज, कार्टिलेज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, किसी भी ऑर्गन को ऐसे ऑर्गन को बनाता है जो क्या होता है, मतलब कार्टिलेज को, अगर कार्टिलेज का बना हुआ जो भी ऑर्गन होता है उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो वो प्रेस करने पे दब जाता है, लेकिन रिकॉइल करने पे, जब हम उसको रिकॉइल करेंगे, रिटर्न वापस से छोड़ देंगे प्रेस करके, तो वो वापस से अपना शेप ले लेता है। इसी तरह से जो भी कार्टिलेज से बने हुए ऑर्गन होते हैं उनका यही फंक्शन होता है कि अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो वो दब जाएगा और उसे रिकॉइल करेंगे तो वापस से अपना शेप ले लेगा। तो इसी तरह का हमारा ईसोफेगस होता है जो क्रिकॉइड कार्टिलेज से बना होता है और C6 से स्टार्ट होता है जहां से फेरिंग्स एंड होता है। ठीक है, पियर्स डायाफ्राम मतलब कि ये डायाफ्राम को कहाँ पर क्रॉस कर देता है, डायाफ्राम जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको कहाँ पे ये क्रॉस कर देता है, ईसोफेगस जो पाइप है वो कहाँ पर डायाफ्राम को क्रॉस कर देता है, T10, जो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम से देखेंगे तो T10 रीजन पे ये क्या करता है, डायाफ्राम को क्रॉस कर देता है। ठीक है, उसके बाद में T11 पर आते, जब ये T11 पे आ जाता है, मतलब ईसोफेगस कहाँ तक एक्सटेंड होता है, T11 तक। T11 पर अगर हम वर्टिब्रल कॉलम से देखें, मतलब बैक साइड से देखें, तो T11 पर जब ईसोफेगस आता है तो वहां पे क्या पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है, और स्टमक से ये क्या हो जाता है, ईसोफेगस जो पाइप है वो कनेक्ट हो जाती है स्टमक से। ठीक है, स्फिंक्टर्स के थ्रू कनेक्ट होती है, वो हम देखेंगे यहाँ पे जो जंक्शन होता है वहां पे स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से स्फिंक्टर होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि जहां पर ईसोफेगस स्टमक से कनेक्ट होता है वहां पर जो जंक्शन होता है, कनेक्ट होने की जो साइट है उसको हम एक जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो स्फिंक्टर के वहां पे क्या पाया जाता है, कुछ स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जहां पर ईसोफेगस फेरिंग्स से कनेक्ट होता है वहां पर भी स्फिंक्टर पाया जाता है। तो जहां पर फेरिंग्स से कनेक्ट होता है उसे अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, और जहां पर स्टमक से ईसोफेगस कनेक्ट होता है उसे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ओके, तो स्फिंक्टर क्या होता है, डेंस क्रिकॉइड मसल्स फाइबर। ये क्या होता है, डेंस क्रिकॉइड मसल्स फाइबर्स की तरह होते हैं, जो होते हैं हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं। कौन कौन से स्फिंक्टर होते हैं ईसोफेगस में, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, तो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को क्या बोल सकते हैं, क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ईसोफेगस और फेरिंग्स की कनेक्शन साइड पे, मतलब कि जंक्शन पे पाया जाता है। ठीक है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है, प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, ये ईसोफेगस के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, कंपोज्ड बाय स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। कंट्रोल बाय वेगस नर्व, और इसको कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है, वेगस नर्व के थ्रू, जो कि हमारी 10th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, वेगस नर्व के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पे होता है, प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो ईसोफेगस के लोअर पार्ट पे, जहाँ पर ईसोफेगस एंड होता है एक तरीके से, लोअर पार्ट पे पाया जाता है, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक। ये कहाँ पे होता है, ईसोफेगस और स्फिंक्टर के बीच में, ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में, मतलब जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक से कनेक्ट होता है उस जंक्शन साइड पे क्या पाया जाता है, हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है। कंपोज्ड बाय स्मूथ मसल, ये किससे बना हुआ होता है, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर किससे बना है, स्केलेटल मसल से, और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर किससे बना है, स्मूथ मसल से। ओके, समझ में आया सबको, थैंक यू क्लास। आज हमारा अपर जीआई सिस्टम हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आगे हमारा है लोअर जीआई सिस्टम, जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब पढ़ेंगे। तो आगे के लेक्चर्स में वो आपको लोअर जीआई सिस्टम के लेक्चर्स पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।